अब जो है हम पढ़ेंगे अस्थि धातु। ठीक है, हमारे शरीर में जो है 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। रस रक्त मांस मेद अस्थि, 5वें नंबर की धातु। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अस्थि धातु। ठीक है, जो कि 5वें नंबर की धातु है। ये मेद की उत्तर धातु है। मेद की उत्तर धातु का मतलब होता है मेद के बाद वाली धातु। ठीक है, इसकी जो निष्पत्ति है वो है आपकी अस्यते क्षिप्यते इति अस्थि। ठीक है, इसका अर्थ है कि जिसे फेंका जाए, जिसे प्रवाहित किया जाए, वह अस्थि है। जब कोई आदमी मर जाता है या किसी भी धर्म में कोई आदमी मर जाता है तो जो फेंक दिया जाता है वो अस्थि होती है। तो क्या है, कोई भी आदमी जब मर जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जिस चीज को फेंक दिया जाता है उसे अस्थि कहते हैं। ठीक है, अब भाई जो सनातन धर्म है इसमें जला दिया, जलने के बाद भी जब राख हो जाती है ना तो फूल चुगे जाते हैं। हमारे साइड फूल कहते हैं। तो कुछ ऐसी हड्डियां होती हैं जो जलती नहीं है, उन्हें चुगा जाता है, वो जो है आपकी प्रवाहित कर दी जाती है गंगा जी में। ठीक है, तो मतलब कि जिसे फेंका जाए या प्रवाहित किया जाए उसे अस्थि कहते हैं। किसी ने कब्र दबा दी तो भाई सब गायब हो जाएगा, पर जो बचेगा लास्ट में वो कंकाल बचेगा, हड्डियां बचेंगी। ठीक है, तो मतलब जिसे फेंका जाए या प्रवाहित किया जाए वह अस्थि है। ठीक है, क्योंकि यह शरीर को गति व आकार प्रदान करती है। आपका शरीर चल फिर पा रहा है क्योंकि आप जो हो इसके ऊपर आश्रित हो। आपके शरीर में हड्डियां हैं, हड्डियों को एक बार शरीर से बाहर निकाल के देखो, लोथड़ा हो तुम चल फिर नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तो जो शरीर को गति व आकार, जो शरीर पे आकार है ना, ये जो बनावट आ रही है चेहरे की, गर्दन की, कमर की, छाती की, पेट की, ये जो है हड्डियों की वजह से है। अभी हड्डी निकाल दो एकदम लोथड़े की तरह गिर जाएगी खाल नीचे इकट्ठी हुई। ठीक है, तो मतलब कि जो शरीर को गति व आकार प्रदान करती है, ठीक है, इसी कारण से इसको कीकस या कुल्य कहा जाता है। अस्थि जो है ये आपके शरीर को गति व आकार प्रदान कर रही है, इस वजह से इसे कीकस व कुल्य कहते हैं। ठीक है, अब इसके स्वरूप व गुण की यदि मैं बात करूं तो भाई 5वें नंबर की धातु जो है शरीर की वो आपकी अस्थि है। ठीक है, ये कठिन व दृढ़ है। कठिन मतलब होता है हार्ड, ठीक है, सॉलिड, और इसके अलावा दृढ़ मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। ठीक है, इसके बाद क्या है, इस पे पूरा शरीर अवलंबित है, आश्रित है। यदि हड्डी निकाल दोगे ना, ये खाल एकदम ऐसे गिर जाएगी। ठीक है, हड्डी पे ही पूरा शरीर, मांस हो, मेद हो, रक्त हो, कुछ भी है वो इस पे आश्रित है, हड्डी पे। ठीक है, तो इस पर पूरा शरीर अवलंबित है। अवलंबित मतलब होता है आश्रित होना। ठीक है, उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो मेद के सार सूक्ष्म अंश से, जब मेदाग्नि ने आहार रस का पाक किया था तो 2 भाग बने थे, सार भाग, किट भाग। सार में स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल भाग में जो है मेद धातु बनी थी, सूक्ष्म भाग में उत्तर धातु और उपधातु बनी थी। मेद की उत्तर धातु जो है वो अस्थि है, वो यानी कि उत्तर धातु मतलब कि जो सूक्ष्म भाग है, सार का सूक्ष्म भाग, जो मेद का सार सूक्ष्म भाग है, उससे जो है आपकी अस्थि बनी। ठीक है, और आपकी उपधातु उसकी थी स्नायु, जो कि लिगामेंट है, एक लिंकेज का काम करती है किसमें, आपके अस्थि और मांस में, मांस को अस्थि से जोड़ती है। ठीक है, तो मेद के सार सूक्ष्म अंश से जो है अस्थि की उत्पत्ति होती है। इसके बाद क्या है, अगली बात करते हैं आगे की। तो आहार रस जब आपका अस्थि व स्रोतस में जाता है तो उस आहार रस में उपस्थित अस्थि सम अंश, जो अस्थियों जैसे अंश हैं, जो अस्थियों जैसी उसमें जो पदार्थ है, ठीक है, जिससे अस्थि की फॉर्मेशन हो सकती है, न्यूरिशमेंट हो सकता है वो। ठीक है, तो आहार रस जब अस्थि व स्रोतस में जाता है तो वहां अस्थि अग्नि जो है उसका पाक करती है। पाक मतलब होता है परिवर्तन, उन अस्थि सम अंश को परिवर्तित कर देती है। ठीक है, और क्या करती है, सार और किट में विभाजित करती है। सार भाग बनाती है, ठीक है, प्रसाद भाग, और किट भाग बनाती है, किट मतलब मल भाग। ठीक है, सार भाग जो है वो है आपकी अस्थि। ठीक है, और इसमें जो है सार भाग जो है 2 भागों में बटा होता है, स्थूल व सूक्ष्म। स्थूल भाग में जो है आपकी अस्थि धातु बनेगी और सूक्ष्म भाग में जो है आपकी उत्तर धातु बनेगी। यहां पर उपधातु नहीं होती, यहां पे डायरेक्ट उत्तर धातु बनेगी, मतलब अस्थि के बाद की धातु मज्जा। जो इसका सूक्ष्म भाग है वो मज्जा को बनाएगा, स्थूल भाग जो है सार का वो आपका अस्थि धातु है, और जो इसका मल है, जो इसका किट है, वो आपके केश, बाल, लोम और नाखून ये हैं। ठीक है, धातुओं के स्रोतस में धातुओं का निर्माण होता है। स्रोतस होता मतलब कि जिस जगह आपका कोई पासेज है, यानी पैसेज है, चैनल, ठीक है,
वो, ठीक है, जहां पे जो आपके धातुओं के स्रोतस होंगे, जो पर्टिकुलर धातु, हर पर्टिकुलर धातु का अलग स्रोतस होता है। अस्थियों का अलग है, मेद का अलग है, मांस का अलग है, रस का अलग है, रक्त का अलग है, पुरीष का अलग है, मूत्र का अलग है, सबके स्रोतस अलग हैं, ठीक है। तो जब ये अस्थि वह स्रोतस में जाता है तो अस्थि अग्नि इसको जो है पाक करती है, सार और किट बनता है। सार में स्थूल भाग अस्थि होती है और सूक्ष्म भाग जो है आपका उत्तर धातु बनेगी, ठीक है, हाँ, मज्जा बनेगी। और आपका जो किट है इसमें केश, लोम, ठीक है, और आपके नाखून, ठीक है। इसके बाद वातज आहार विहार, वातज आहार विहार, रूक्ष आहार विहार, वातज आहार विहार, अति व्यायाम, शोभ, शोभ मतलब दुख बनाना, ठीक है, अस्थि आघात, अस्थि पे चोट लगने पे, हड्डी पे चोट लगने पे, ठीक है, से अस्थि वह स्रोतस जो है दूषित हो जाते हैं, ठीक है, अस्थि वह स्रोतस दूषित हो जाते हैं। किन किन चीज से? वातज आहार विहार से, बहुत ज्यादा व्यायाम करने से, शोभ से, अस्थि आघात से, ठीक है, जब भी चोट लगती है तो पर्टिकुलर एरिया में जो है वात बढ़ जाता है, ठीक है, जब भी हम रूक्ष आहार विहार करते हैं तो वात बढ़ता है, जब बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं तो वात बढ़ता है। जब जब वात बढ़ेगा अस्थि वह स्रोतस जो है दूषित हो जाएंगे। जब अस्थि वह स्रोतस दूषित होंगे तो वो अस्थियों का साम्यक निर्माण नहीं करेंगे, समप्रमाण में अस्थियों का निर्माण नहीं होगा और जो अस्थियां हैं वो कम बनेंगी। ठीक है, जब हम वातज आहार विहार खाते हैं, वातज आहार विहार मतलब होता है रूक्ष आहार विहार। आहार मतलब होता है खाना, विहार मतलब होता है जो हम रूटीन है हमारा, चलना फिरना, दौड़ना भागना, ठीक है, हमारा जो है दिनचर्या कह लो, ठीक है, या हमारा रोज का ये क्या कहते हैं, दैनिक, हाँ, दैनिक जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, शारीरिक, ठीक है, वो विहार में आ जाएंगे। तो जो वातज आहार विहार है, वातज आहार विहार है, जब हम ये सेवन करते हैं बहुत ज्यादा, जब हम बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं तो भी वात बढ़ रहा है, गौर करो इस चीज पे, ठीक है, शोभ करते हैं, दुख मनाते हैं तो भी हमारे जो मस्तिष्क में जो है रजगुण बढ़ता है, रज से जो है वात बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि मानसिक स्तर पे जो गुण होते हैं वे भी जो है शारीरिक स्तर पे हमें जो है प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो रज बढ़ेगा, वहां पे जो है वात बढ़ गया, ठीक है। जब हम वातज आहार विहार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा व्यायाम कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं किसी चीज का, या अस्थि पर आघात हुआ, चोट लगी, तो उस केस में जो अस्थि वह स्रोतस हैं वे दूषित हो जाते हैं और अस्थियों का निर्माण जो है साम्यक प्रकार से नहीं हो पाता है, अस्थियों का निर्माण कम होता है। अस्थि क्षय, अस्थियां शरीर का आधार हैं, अस्थियां हैं तो ये शरीर है, अस्थियां ना हो, अस्थि ना हो हमारे शरीर में, शरीर शरीर नहीं कहलाएगा ये, ठीक है। जिस प्रकार वृक्ष का सार भाग कठिन व दृढ़ होता है, जो उसका तना है, पेड़ का तना जिस प्रकार कठिन व दृढ़ होता है, ठीक है, और उसको जो है पेड़ का तना है वो कठिनता व दृढ़ता प्रदान करता है खड़े रह सकने में, ठीक है, उसी प्रकार जो हमारे शरीर के भीतर अस्थियां हैं ये हमारे शरीर को दृढ़ता प्रदान करती हैं, जिससे हम खड़े हो पाते हैं, अपने गतिवान हो पाते हैं, हमें आकार मिल पाता है, आधार मिल पाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, त्वचा मांस आदि के नष्ट होने पर भी अस्थियों का नाश नहीं होता। मैंने कहा था कब्र दबा दो तब भी सब गल जाएगा पर अस्थि नहीं गलेगी, खोद के निकालोगे 10 साल बाद तो ढांचा निकल आएगा, ठीक है। शारीरिक संरचनाएं जैसे मांसपेशियां, सिरा, स्नायु आदि अस्थियों का सहारा लेकर शरीर में रहती हैं। कोई नस अगर ऊपर चढ़ रही है, कोई भी लता होती है पेड़ के तने के सहारे सारे चिपक के चलती है, पत्तियां पेड़ के तने पे चिपकी हुई हैं, ठीक है, डालियों पे चिपकी हुई हैं, तो उसी प्रकार से जो शारीरिक संरचनाएं जैसे कि मांसपेशियां, सिरा, स्नायु, धमनी इत्यादि ये सारी संरचनाएं अस्थियों का सहारा लेकर ही जो है हमारे शरीर में रहती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, यह शारीरिक अवयवों को सुरक्षा प्रदान करती है। अवयव होते हैं ऑर्गन्स, ठीक है, यह हमारे शरीर के अवयवों को सुरक्षा प्रदान करती है, ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को यह सुरक्षा प्रदान करती है। एग्जाम्पल के लिए मस्तिष्क, दिमाग, फुफ्फुस, ठीक है, जिसमें हमारे जो है आपके फुफ्फुस हो गया या हृदय हो गया, इसको जो है केज जो है रक्षा कर रहा है इसकी, ठीक है, तो ये सब जो है अस्थियां जो है सुरक्षा प्रदान कर रही है, ठीक है। इसके बाद शरीर का खड़े रहना व मज्जा का पोषण अस्थि के द्वारा ही संभव है। शरीर खड़ा भी इसलिए है क्योंकि अस्थि है, मज्जा का पोषण भी इसलिए हो पा रहा है क्योंकि शरीर में अस्थि है, ठीक है। अब यदि मैं संख्या की बात करूं तो आचार्य चरक के अनुसार 360 अस्थियां हमारे शरीर में होती हैं, आचार्य सुश्रुत के अनुसार 300 अस्थियां हमारे शरीर में होती हैं और आधुनिक के अनुसार 206 अस्थियां हमारे शरीर में हैं।
इस चैप्टर को अच्छे से कर लो, ये आपके एना में भी काम आएगा 100%। ठीक है, इसके बाद क्या है, जन्म से लेके यौवन तक। जन्म मतलब कि जब हम शिशु अवस्था में हैं, यौवन तक मतलब हमारी जवानी तक जो है अस्थियों की संख्या में बदलाव आता रहता है, वह अस्थियों की संख्या घटती है, फ्यूज होती रहती है। लोअर बैक में कई ऐसी हड्डियां जो फ्यूज हो जाती हैं बाद में। ठीक है, संख्या में बदलाव आता है जन्म अवस्था से लेके यौवन अवस्था तक, और अस्थियों की संख्या घटती है। यदि हम महाभूत की बात करें तो अस्थि जो है आपकी पृथ्वी व वायु महाभूत प्रधान होती है। अस्थि पृथ्वी क्योंकि कठिन है, ठोस है, वह वायु प्रधान है। ठीक है, जन्म से लेके यौवन तक, पैदा होने से लेके जवानी तक जो हमारे शरीर में अस्थियों की संख्या है वो लगातार घटती है, उनमें बदलाव आता है। बहुत सारी हड्डियां बाद में फ्यूज हो जाती हैं, ये है इसका मतलब। ठीक मेरे भाई, इसके बाद क्या है, अस्थि व स्रोतस। ठीक है, कि मैं बात करूं तो आपका मेद व जघन, जहां मेद होगा, क्योंकि मेद के द्वारा ही अस्थि पोषक अंश, अस्थि पोषक तत्व पहुंचाए जा रहे थे। मेद व जघन, जांग जो है इसका अस्थि व स्रोतस का मूल है। मूल का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थल, जिसके माध्यम से ये उत्पन्न हो पा रही है, जिसके माध्यम से ये स्थिर रह पा रही है। ठीक है, इसके बाद अस्थि 6 की यदि मैं बात करूं तो आपका जो मल था क्या क्या था, केश, लोम और नख। मूल का अर्थ उत्पत्ति स्थल। ठीक है, अस्थि 6 में जो है यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो अस्थियों का मल है वो आपका नख, केश और लोम था। जब अस्थि 6 होगा तो ये जो चीजें हैं, नख, केश, लोम, शमशु, दंत, दांत अस्थियों की है ना, ये सब गिर जाती हैं, गिरने लगते हैं, बालों का झड़ना। ठीक है, ये सब थकावट रहती है, संधियों में स्थिरता रहती है, ढीली ढीली महसूस करती हैं। ठीक है, संधियां स्थिर रहती हैं, ढीली ढीली सी महसूस करती हैं। अस्थियां पतली हो जाती हैं, हाथ पैर पतले पड़ जाएंगे। ठीक है, संधियों में पूरी ना बैठने से, भाई जो आपके कोलू कौन सी है, उलूखल संधि है, उसके अंदर जो है ऐसे करके फिक्स रहता है। अब जब अस्थि 6 होगा तो वहां वो ढीली हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। ठीक है, संधियों में पूरी ना बैठने से संधियां ढीली हो जाती हैं, अस्थि 6 हो रहा है भाई। ठीक है, अस्थियों में शूल होता है, हड्डियों में ही दर्द होता है क्योंकि बात का स्थान है। ठीक है, वह शरीर में रुक्षता आती है जब अस्थियों का 6 हो। अस्थियों का 6 हो तो शूल होगा और रुक्षता आएगी। ठीक है, अस्थि वृद्धि की यदि मैं बात करूं तो जब अस्थियों की हमारे शरीर में वृद्धि होती है तो अस्थियों की संख्या बढ़ जाती है। 206 है, 208 हो जाएंगी। ठीक, दांत की संख्या बढ़ जाएगी, किसी किसी के एक दांत एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक, और इसके अलावा केश व नख अधिक वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ज्यादा बढ़ते हैं, बाल जल्दी बढ़ने लगते हैं, नाखून जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, ये अस्थि वृद्धि है। ठीक मेरे भाई, अस्थिसार पुरुष के लक्षण की यदि मैं बात करूं तो एड़ी, गुल्फ, जानू, मुट्ठी, बाहु, ठीक है, और सिर ये बड़े हो जाते हैं। ठीक, नख, दंत बड़े और भारी हो जाते हैं, वजन बढ़ जाता है अस्थिसार पुरुष में। जिनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, जो अस्थिसार पुरुष हैं, वे देखने में पतले लगते हैं पर वजन उनके शरीर में बेहतरीन होता है। अस्थिसार पुरुष मतलब जिनमें अस्थियां पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में मौजूद हैं, सम प्रमाण में हैं, बढ़िया। ठीक मेरे भाई, इसके बाद क्या है, आपका जो अस्थिसार पुरुष होता है यह उत्साही होता है, बहुत ज्यादा उत्साह होता है इसके अंदर। इसके अलावा बहुक्रियाशील होता है, कई सारे कार्यों को अकेले करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा क्लेश को सहने वाला होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस यदि इसे मिलेगा किसी भी तरीके का तो ये उसको सहने में समर्थ है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो आयु होती है वो बढ़ी हुई होती है, इसकी आयु ज्यादा होती है अस्थिसार पुरुष की। और इसके अलावा जो शरीर है इसका स्थिर होता है, स्टेबिलिटी रहती है शरीर। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो है जब अस्थिसार पुरुष है, इसमें क्या है, सिर कंधा बड़े हो जाते हैं। ठीक है, दांत, हनु, ठीक है, अस्थि, नख, ठीक है, ये जो है मोटे हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं अस्थिसार पुरुष के। मेरा सर बड़ा है, मेरे सर को क्यों देख रहा भाई? ठीक है, इसके बाद क्या है, अस्थि वायु का स्थान है, वात रहता है ना अस्थि में,
ठीक है, अस्थि वायु का स्थान है, वह वात अस्थि आश्रित है, अस्थि में रहता है वायु। हेंस वात रोग अस्थियों में होते हैं। वातजन्य विकार साधारणतः अस्थियों में पाए जाते हैं। ठीक है, अस्थि पोषक द्रव से वायु का नाश होता है। जब अस्थि पोषक द्रव आप खाओगे तो आपके शरीर में वात कम होगा, और जब आप वातज आहार विहार करोगे तो अस्थियों का नाश होगा। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एक को बढ़ाओगे दूसरा घट जाएगा, दूसरे को बढ़ाओगे पहला घट जाएगा। ठीक है, अस्थि धातु की कोई उपधातु नहीं होती, क्योंकि अस्थि व वात आश्रय आश्रयी संबंध से हैं। वह एक की वृद्धि होने पे दूसरी की वृद्धि होनी चाहिए। कायदे से जब वात का स्थान है अस्थि, तो वात के बढ़ने पे अस्थि को बढ़ना चाहिए, परंतु अस्थि और वायु इसके अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसी के साथ अस्थि चैप्टर खत्म।